हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, एक बार फिर आपका मेरे व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पिछले अध्ययन सत्र में हमने आहार सर्वेक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए भोजन सर्वेक्षण की शेष विधियों जैसे कि भोज्य पदार्थों के वजन द्वारा, मौखिक प्रश्नावली विधि तथा आधारी अंक द्वारा आहार सर्वेक्षण किस प्रकार करेंगे के बारे में अध्ययन करेंगे। भोज्य पदार्थों के वजन द्वारा, जैसा कि नाम से ही विदित है, इस विधि में भोज्य पदार्थों को तराजू के द्वारा तौलते हैं। इस प्रकार के अध्ययन के लिए एक सही तराजू, मानक वजन एवं माप तथा आहार सर्वेक्षण हेतु एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल की आवश्यकता होती है। उक्त विधि में भोज्य पदार्थों का वजन ज्ञात करने के लिए या तो कच्चे एवं पके हुए दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थों को तौला जाता है। सामुदायिक सर्वेक्षणों में प्रायः कच्चे भोज्य पदार्थों का वजन किया जाता है, क्योंकि एक तो कच्चे भोज्य पदार्थों को तौलना आसान रहता है, दूसरे इस प्रकार के वजन के लिए गृहिणियों का प्रतिरोध भी कम होता है। विविध संस्थाओं जैसे हॉस्टल्स, अनाथालय, वृद्धाश्रम आदि में पके हुए भोज्य पदार्थों का वजन लेना संभव नहीं होता, जहां एक बड़े समूह के सदस्यों हेतु भोजन पकाने की व्यवस्था एक ही जगह पर होती है। दैनिक आहार अंतर्ग्रहण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए इस प्रकार के सर्वेक्षण क्रमागत 7 दिनों तक किए जाने चाहिए। हालांकि अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर सर्वेक्षणों के दिनों में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। उक्त सर्वेक्षण द्वारा आहार की सर्वाधिक उपयुक्त एवं प्रतिनिधित्व जानकारी प्राप्त होने के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, प्रतिदिन गृहिणी को भोजन पकाना प्रारंभ करने से पूर्व एवं सायंकाल को कम से कम 2 बार निरीक्षण करना चाहिए। दूसरा, पकाने से पूर्व कच्चे भोज्य पदार्थों के केवल खाने योग्य अंश यानी कि एडिबल पोर्शन का ही वजन लें, अर्थात भोज्य पदार्थ के अखाद्य अंश, छिलके, बीज, रेशों को निष्कासित कर दिया जाए। तीसरा, घर या संस्था में आहार सर्वेक्षण के दौरान भोजन खाने वाले सभी सदस्यों की उम्र, लिंग, क्रियाशीलता तथा विशिष्ट शारीरिक अवस्थाओं जैसे कि गर्भावस्था या धात्री अवस्था आदि की सही जानकारी अंकित करें। चौथा, घर में उपस्थित पालतू जानवरों, बाहर से आने वाले मेहमानों तथा घर से बाहर जाने वाले सदस्यों का भी हिसाब किताब रखा जाए। घर या संस्था की सामाजिक आर्थिक स्थिति, भोजन संबंधी रीति रिवाज एवं परंपराओं जैसे कि भोजन पकाने, संग्रहण एवं संरक्षण की विधियों, भोजन खाने का समय एवं भोजन खाने के तरीके आदि की भी अतिरिक्त जानकारी एकत्र की जाए। आहार सर्वेक्षण हेतु ऐसे सप्ताह का चयन नहीं करें जिसमें घर के अधिकतर सदस्य बाहर गए हुए हों, घर में काफ़ी मेहमान आए हुए हों, घर का कोई सदस्य बीमार हो, उपवास के दिन अधिक हों, विशेष त्यौहार, अवसर व आयोजन के दिन हों। अध्ययन के पूर्व शोधकर्ता को अपने प्रत्यादर्श अर्थात रिस्पोंडेंट को सर्वेक्षण के उद्देश्यों तथा कार्यवाही की सही जानकारी दी जानी चाहिए। सर्वेक्षण हेतु गृहिणियों या संस्था प्रदान का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनसे किसी भी प्रकार के झूठे वायदे या फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करें, ना ही उन्हें प्रलोभन दें या उनको झूठी उम्मीदें जगाएं। अध्ययनकर्ता इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सर्वेक्षण हेतु भोज्य पदार्थों का वजन तथा अनुसूची में अंकन का कार्य वह स्वयं करें। उक्त कार्य की जिम्मेदारी परिवार, संस्था या किसी अन्य सदस्य को देने से आहारी अंतर्ग्रहण की गणना में गलतियों की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। चयनित परिवार या संस्था से 7 दिनों में उपयोग में लाई गई भोज्य पदार्थों की मात्रा से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन विविध भोज्य पदार्थों के उपभोग की गणना आप निम्न सूत्र से कर सकते हैं। आप ये सूत्र देख रहे होंगे। इस सूत्र में प्रति व्यक्ति भोज्य पदार्थ का उपयोग ग्राम या मिलीलीटर में बताया गया है तथा इसे कैलकुलेट करने के लिए कच्चे भोज्य पदार्थों की मात्रा को ग्राम में लेकर उसमें परिवार या संस्था में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या तथा आहार सर्वेक्षण की विधि से भाग दिया जाता है। भोज्य पदार्थों की व्यक्तिगत अंतर्ग्रहण की गणना के लिए उक्त सूत्र का उपयोग उन्हीं संस्थाओं में काम में आता है जहाँ सभी सदस्य लगभग एक समान उम्र एवं क्रियाशीलता के होते हैं। शारीरिक आहारी आवश्यकताएं तथा आहारी अंतर्ग्रहण लगभग एक समान हो।
परिवार में जहाँ छोटे बड़े सभी प्रकार के सदस्यों की आयु, लिंग, क्रियाशीलता तथा शारीरिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है, वहाँ प्रति व्यक्ति भोज्य पदार्थों की दैनिक उपभोग की गणना के लिए उक्त सूत्र उपयुक्त नहीं रहता, क्योंकि आयु, लिंग, क्रियाशीलता व शारीरिक अवस्था के हिसाब से उपभोग में लिए गए भोज्य पदार्थों की मात्रा में परिवर्तन आ जाता है। विविध आयु, लिंग, क्रियाशीलता के अनुसार पारिवारिक सदस्यों की शारीरिक आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है तथा उनके द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों की मात्राएं भी भिन्न भिन्न हो जाती है। ऐसे में एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भोज्य पदार्थों की औसत अंतर्ग्रहित मात्रा की गणना सत्य व संभव प्रतीत नहीं होती। परिवार के भिन्न भिन्न सदस्यों के लिए आहारी उपभोग की गणना प्रति उपभोक्ता इकाई के रूप में करना होता है। अब उपभोक्ता इकाई क्या है? परिवार के विविध सदस्यों की आयु, लिंग, क्रियाशीलता तथा शारीरिक अवस्थाओं में भिन्नता के कारण उनकी शारीरिक आहारीय आवश्यकताएं तथा उनके द्वारा खाए जाने वाले भोज्य पदार्थों की मात्रा अलग अलग होती है। भोजन के विविध शारीरिक कार्य जैसे कि वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत, शरीर भार तथा शरीर क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकताओं को ऊर्जा की उपभोक्ता इकाई कैलोरी कंजम्पशन यूनिट के रूप में व्यक्त किया गया है। ऊर्जा की उपभोक्ता इकाई विविध उम्र, लिंग व क्रियाशीलता के अनुरूप ऊर्जा की आवश्यकता के आधार पर अलग अलग निश्चित की है। एक साधारण क्रियाशील वयस्क पुरुष जिसकी ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता लगभग 2400 किलो कैलोरी है के लिए उपभोक्ता इकाई 1 निश्चित की गई। अब इसी के अनुरूप अन्य उम्र, लिंग, क्रियाशीलता तथा शारीरिक अवस्थाओं के लिए ऊर्जा की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न भिन्न उपभोक्ता इकाई वयस्क के लिए निश्चित उपभोक्ता इकाई 1 के अंश के रूप में व्यक्त की गई है। ये उपभोक्ता इकाई निम्नानुसार है। आप इस तालिका में देख सकते हैं, ये तालिका दर्शाती है कि किस प्रकार एक वयस्क पुरुष जो कि साधारण क्रियाशील है उसकी उपभोक्ता इकाई 1 है, लेकिन वही जैसे जैसे उसका श्रम बढ़ता जाता है उपभोक्ता इकाई बढ़ती जाती है। महिलाओं के लिए 0.8 से लेकर 1.2 तक, नवयुवक व युवती के लिए 1 और इस तरह से बच्चों के लिए 1 के कंपैरिजन में जैसे जैसे उम्र कम होती जाती है उपभोक्ता इकाई भी कम होती जाती है, 1 से लेकर 0.4 तक। शिशुओं को उपभोक्ता इकाई में सम्मिलित नहीं किया गया क्योंकि शिशुओं का पालन पोषण प्रायः माँ के स्तन दुग्ध से होता है। शिशुओं द्वारा खाए गए भोज्य पदार्थों की मात्रा भी अत्यंत कम होती है। उपभोक्ता इकाई का उपभोग तभी सही निष्कर्ष देता है जब वितरण प्रणाली उत्तम हो, योग्य एवं परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हों। उपभोक्ता इकाई के आधार पर विविध भोज्य पदार्थों की प्रति उपभोक्ता इकाई दैनिक उपभोग की गणना आप निम्न सूत्र से कर सकते हैं। ये देखिए, ये सूत्र लिखा हुआ है, प्रति उपभोक्ता इकाई प्रतिदिन भोज्य पदार्थों का उपभोग जो कि ग्राम में है। कैसे प्राप्त करेंगे? कच्चे भोज्य पदार्थों की मात्रा जो कि काम में ली गई उसको डिवाइड करना है कुल उपभोक्ता इकाई इंटू सर्वेक्षण की अवधि से। सर्वेक्षण की अवधि 7 दिन या 2 सप्ताह भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एक परिवार में एक साधारण क्रियाशील वयस्क पुरुष व महिला तथा 13 वर्ष के 2 बालक हो तो उनका परिवार की कुल उपभोक्ता इकाई 1 + 0.8 + 1 + 0.6 बराबर 3.4 होगी। आहार सर्वेक्षण की उक्त विधि के अनुरूप अगर इस परिवार में 2 किलो गेहूं के आटे का उपयोग एक दिन में चपाती बनाने के लिए किया जाए तो प्रति उपभोक्ता इकाई प्रतिदिन गेहूं के आटे की उपभोग मात्रा 588 ग्राम 588 ग्राम होगी। इसी 588 ग्राम प्रति इकाई उपभोग की मात्रा को अलग अलग व्यक्तियों के रूप में उपभोक्ता इकाई के अंश के रूप में निम्न प्रकार ज्ञात करेंगे। आप यहाँ देख ही रहे हैं कि वयस्क की उपभोक्ता इकाई 1 है तो 588 ग्राम को 1 से गुणा करा, और इसी प्रकार बालक जो कि 13 और 6 वर्ष के हैं तो 588 ग्राम आटे की मात्रा को 1 और 0.6 से गुणा करके अलग अलग मात्राओं को ज्ञात किया। इसी परिवार में गेहूं के आटे की प्रति व्यक्ति दैनिक उपभोक्ता मात्रा अगर आप 4 से भाग देते तो 500 ग्राम होती, जो कि ठीक नहीं होती, क्योंकि
अलग अलग उम्र और अलग अलग लिंग और क्रियाशीलता के हिसाब से व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई चपातियों की मात्रा अलग अलग होती है। आहार सर्वेक्षण से प्राप्त प्रति व्यक्ति या प्रति उपभोक्ता इकाई आहारी अंतर्ग्रहण के परिणामों को भोजन संगठन तालिकाओं फूड कॉम्पोजिशन टेबल्स के द्वारा पोषक तत्वों में परिवर्तित किया जाता है और पोषक तत्वों की अंतर्ग्रहित मात्रा को प्रति व्यक्ति या प्रति उपभोक्ता इकाई में व्यक्त किया जाता है। आहार सर्वेक्षण की यह विधि अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें प्रत्येक भोज्य पदार्थ का वास्तविक वजन किया जाता है। सीमाएं। सर्वेक्षण की इस विधि में समय एवं श्रम की मांग अधिक रहती है। उक्त सर्वेक्षण के दौरान संपूर्ण अवधि में गृहिणी का सहयोग बहुत जरूरी है। ऊर्जा उपभोक्ता इकाइयों का उपयोग ऊर्जा की गणना के लिए तो उपयुक्त है, किंतु अन्य पोषक तत्वों जैसे कि प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवणों के लिए उपभोक्ता इकाई का उपयोग उचित नहीं रहता। इस विधि द्वारा विविध उम्र, शारीरिक अवस्थाओं के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अन्य पोषक तत्वों के उपभोग का सही आकलन नहीं हो पाता। हम आगे बढ़ते हैं मौखिक प्रश्नावली विधि के द्वारा, जिसे हम ऑरल क्वेश्चनेयर मेथड भी कहते हैं। इस विधि को 24 आवर रिकॉल मेथड भी कहा जाता है। इस विधि में प्रत्यादर्श अर्थात रेस्पोंडेंट पिछले 24 घंटों के दौरान सुबह से खाए गए भोज्य पदार्थों को याददाश्त मेमोरी के आधार पर स्मरण करके मौखिक रूप से बताता जाता है, जिससे सर्वेक्षणकर्ता पूर्व में तैयार प्रारूप में अंकित कर लेता है। इस विधि में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप मानकीकृत कपों का उपयोग किया जाता है। सर्वेक्षण की इस विधि से व्यक्ति एवं परिवार द्वारा उपभोग में लिए गए भोज्य पदार्थों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक जानकारी प्राप्त होती है। विविध भोज्य पदार्थों की उपभोग मात्रा ज्ञात करने के पश्चात भोजन संगठन तालिकाओं की मदद से इन भोज्य पदार्थों द्वारा उपलब्ध पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण की गणना की जाती है। पोषक तत्वों की अंतर्ग्रहित मात्रा की प्रस्तावित आहारीय मात्राओं से तुलना करके पोषण स्तर का आकलन करते हैं। इस विधि द्वारा पोषण स्तर का आकलन निम्न चरणों में किया जाता है। पहला, परिवार में गृहिणी या भोजन पकाने एवं परोसने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार 1, 2 या 3 दिन की अवधि में उपयोग किए गए भोजन संबंधी प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं। दूसरा, प्रश्नावली के प्रारूप में सुबह से लेकर रात तक विविध समय पर खाए जाने वाले आहार जैसे सुबह सोकर उठने से लेकर नाश्ते, दोपहर के भोजन, शाम की चाय, रात्रि के भोजन, रात्रि सोने से पूर्व आदि विविध आहारों में खाए जाने वाले व्यंजनों की सूची तैयार की जाती है। प्रत्येक व्यंजन बनाने के लिए उपभोग में लाई गई भोज्य सामग्री को ग्राम या मिलीलीटर में अंकित किया जाता है। व्यंजनों की कुल तैयार मात्रा की जानकारी मानकीकृत कप, स्टैंडर्डाइज कप या कुल के रूप में ली जाती है। परिवार के विविध सदस्यों जैसे कि पूर्व विद्यालयी बालक, किशोर बालक, गर्भवती माताओं द्वारा व्यंजन की कुल खाई गई मात्रा से संबंधित जानकारी भी कप या भगोने के रूप में अंकित की जाती है। तत्पश्चात व्यक्ति विशेष द्वारा प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अंतर्ग्रहित मात्रा का आकलन मानकीकृत कपों के सहयोग से किया जाता है। उक्त सर्वेक्षण के लिए स्टैंडर्डाइज कप सेट के समूह का उपयोग किया जाता है ताकि रिस्पोंडेंट विविध व्यंजनों को पकाने के लिए उपयोग में लिए गए भोज्य पदार्थों तथा व्यक्ति विशेष द्वारा खाए गए व्यंजनों की मात्रा को कप्स की सहायता से ठीक उपलब्ध करवा सकें। सर्वेक्षण के दौरान परिवार के सदस्यों द्वारा उपभोग में ली गई कटोरी या कप के माप को भी मानकीकृत कप के रूप में रूपांतरित कर लेते हैं। कैसे? मान लीजिए उन्होंने सर्वेक्षण के दौरान प्रत्यादर्श ने अपने घर की कटोरी आपको बताई कि उसने इस कटोरी या कप या गिलास भर दूध या अन्य भोज्य पदार्थ का सेवन किया, तो हम उस कप या गिलास में पानी भरकर उसे अपने मानकीकृत कपों में डालकर चेक कर लेते हैं कि उसने कौन से स्टैंडर्डाइज्ड कप के नंबर के भोज्य पदार्थ का उपभोग किया है।
अब प्रश्नावली में हर एक भोज्य पदार्थ के सामने स्टैंडर्डाइज कप या कटोरी का माप अंकित कर लेते हैं। मानकीकृत कप के माप को भोज्य पदार्थ के सम्मुख वजन में परिवर्तित करके लिख देते हैं। इससे वास्तविक रूप में भोज्य पदार्थों की उपभोग मात्रा ज्ञात हो जाती है। एक सॉलिड और एक लिक्विड की मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है मैं आपको बता रही हूँ। कच्चे चावलों की मात्रा अगर आपको ज्ञात करनी है, चूँकि दक्षिण पूर्व एशिया में विविध देशों तथा दक्षिण पूर्व भारत में चावल ही आहार का मुख्य व्यंजन है जो सभी जगह समान रूप से पकाते हैं, और चावल की प्रति इकाई उपभोग मात्रा को ज्ञात करने के लिए वांछनीय है कि अलग अलग क्षमता एवं आयतन वाले कपों के एक समूह को प्रयोगशाला में पहले ही मानकीकृत करके उनको क्रमांक दे दिए जाएं। कच्चे चावल की मात्रा तथा विविध सब्जियों के खाने योग्य अंश को मानकीकरण करने की विशिष्ट जानकारी परिशिष्ट में दे दी गई है। उदाहरण के लिए अगर कोई माँ ये कहती है कि उसने अपने बालक को C6 यानी कि कप नंबर 6 के क्रमांक के 2 कप पके हुए चावल खिलाए हैं, तो उस बालक ने, चूँकि C6 में 45 ग्राम कच्चे चावल आते हैं, तो 45 गुणा 2 90 ग्राम कच्चे चावल का उपभोग भोजन के रूप में किया है। इसी प्रकार तरल भोज्य पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने के लिए तरल भोज्य पदार्थ जैसे कि सूप, ग्रेवी वाली सब्जियां, खीर, कस्टर्ड, छाछ, सबका गाढ़ापन अलग अलग होता है। अतः इन व्यंजनों के लिए कप को कच्ची सामग्री के रूप में मानकीकृत नहीं किया जाता और इन्हें कप के समूह को आयतन हेतु मानकीकृत करते हैं। आयतन हेतु मानकीकृत करने का मतलब है कि इन कपों में पानी को भर भर के पानी की मात्रा का मानकीकरण किया जाता है और उस पानी की मात्रा को ही तरल भोज्य पदार्थ की मात्रा मान लिया जाता है। जैसे कि 6 नंबर के कप का सूप पिया या C2 नंबर की ग्रेवी वाली कप में सब्जी खाई इत्यादि। अंतर्ग्रहित भोज्य पदार्थों की मात्रा को ज्ञात करने के लिए आहार के प्रत्येक भोजन को पकाने वाली गृहिणी से व्यंजनों के लिए विस्तृत जानकारी ली जाती है। जैसे अगर आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए काम में ली गई कच्ची सामग्री की मात्रा पूछी, फिर कुल बनी हुई सब्जी की मात्रा को आयतन के रूप में कप के नंबर से अंकित कर लिया और अंत में व्यक्ति ने सब्जी जिस कप में खाई उस कप की मात्रा भी आयतन के रूप में अंकित कर ली। ये आप देखिए इस तालिका में बताने का प्रयास किया है कि कच्ची सामग्री के लिए प्रयुक्त मात्रा, जैसे कच्ची खाद्य सामग्री की मात्रा डिवाइडेड बाय कुल पके व्यंजन की मात्रा। जैसे कि आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए 250 ग्राम आलू का उपयोग किया और 100 ग्राम टमाटर का, तो ये अलग अलग ले लिया। आलू की मात्रा 250 ग्राम और टमाटर की मात्रा 100 ग्राम। इसके पश्चात कुल पके हुए व्यंजन की मात्रा आई 520 ग्राम, जो हमने कैसे निकाली, जो भगोनी भर के वो सब्जी बनी थी उस भगोनी का माप नंबर हमने अंकित कर लिया और उस भगोनी में कितना आयतन पानी का आया वो हमने मात्रा ले ली। मान लीजिए ये मात्रा आई 520 ग्राम। तो आलू की मात्रा डिवाइडेड बाय कुल पके व्यंजन की मात्रा मल्टीप्लाइड बाय पके हुए व्यंजन का व्यक्तिगत अंतर्ग्रहण। व्यक्तिगत अंतर्ग्रहण भी हमने कपों के नंबर से अंकित कर लिया। C6 था, C4 था, C5 था। तो जो भी जो कप भर के सब्जी उसने खाई, जो कटोरी भर के, उसकी मात्रा हमने अंकित कर ली 140 ग्राम। और इस तरह से उस व्यक्ति के द्वारा उपभोग में ली गई आलू की मात्रा तो आ गई 67.3 ग्राम। ये आप देखिए, ये आलू का अंतर्ग्रहण बताया जो कि 67.3 ग्राम आई, और ये टमाटर का अंतर्ग्रहण बताया जो कि 26 ग्राम आया, क्योंकि आलू जितने सब्जी में काम में लिए, टमाटर जितने काम में लिए, डिवाइडेड बाय कुल सब्जी की मात्रा गुणा करा जितनी सब्जी उसने उपभोग में करी। प्रश्नावली विधि का उपयोग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो विविध व्यंजनों में प्रयुक्त प्रत्येक सामग्री को अंकित किया जाए। दूसरा, दूध, दही, छाछ आदि को तरल व्यंजनों को पानी के स्तर, पानी के वॉल्यूम के रूप में आंकलित करें। उच्च ऊर्जा घनत्व वाले भोज्य पदार्थ जैसे कि घी, तेल आदि का अंकन बहुत ध्यान से करें। रोटी, ब्रेड, पैनकेक्स आदि के संदर्भ में व्यंजन पकाने हेतु काम में ली गई कच्ची सामग्री की मात्रा को अंकित करें। फिर इस आटे से बनी हुई कुल रोटियों की संख्या और प्रति व्यक्ति द्वारा खाई गई रोटियों की संख्या या भाग को भी अंकित करें। नारियल, मछली व अन्य कुछ फलों के संदर्भ में सुनिश्चित करें वे ताज़े थे या सूखे, क्योंकि सूखा नारियल और ताज़े नारियल की
फूड कॉम्पोजिशन में या न्यूट्रिटिव वैल्यू में बहुत फ़र्क आ जाता है। इसी प्रकार कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि मांस, मछली आदि के संदर्भ में कुल पके हुए टुकड़ों की संख्या, खाए जाने वाले टुकड़ों की संख्या तथा प्रत्येक टुकड़े के उपयुक्त आकार की, यानी कि कितने तो कुल टुकड़े पके गए थे, उसमें से व्यक्ति ने कितना खाया और प्रति टुकड़े का आकार क्या था, सभी को अंकित करना है। सर्वेक्षण के पूर्व दौरान स्थानीय व्यंजन, उन्हें पकाने की विधि तथा स्थानीय जानकारियाँ भी प्राप्त करें, जिससे भोज्य पदार्थों के उपभोग का वास्तविक चित्रण किया जा सके। आधारीय अंक डाइट स्कोर विधि। सर्वेक्षण की यह विधि आहार की गुणात्मकता को दर्शाती है। उक्त विधि में विविध भोज्य पदार्थों को उनके पोषक तत्वों के संगठन के आधार पर आकस्मिक अंक, रैंडम नंबर दे दिए जाते हैं। व्यक्ति विशेष या परिवार के सदस्यों द्वारा उक्त भोज्य पदार्थों के उपभोग की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी से अनुमान लगाया जाता है। पोषक तत्वों के स्रोत के आधार पर भोज्य पदार्थों को पहले ही वर्गीकृत कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि विटामिन ए के स्रोत के रूप में हरी पत्तेदार सब्जियों को आपने 3 नंबर दे दिए, अंडे को 2 नंबर दे दिए, दूध व दुग्ध पदार्थों को 1 अंक तथा अन्य सब्जियों एवं फलों को 0 अंक प्रदान करा। अब सर्वेक्षण की अवधि के दौरान इन भोज्य पदार्थों के उपभोग की फ्रीक्वेंसी भी दैनिक यानी कि प्रतिदिन, एक दिन छोड़कर ऑल्टरनेट डे, सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 1 बार आदि के रूप में अंकित कर लें तथा कुल स्कोर एवं प्रतिशत की गणना करें। इस प्रकार के गुणात्मक आकलन का मूल्य तब और अधिक हो जाता है जब इसे आहार की मात्रात्मक विधि के साथ जोड़ दिया जाता है। आधारीय अंक वाली विधि का उपयोग हम प्रायः आहार सर्वेक्षण में गुणात्मक पक्ष को दर्शाने के लिए ही करते हैं। मुझे आशा है कि आपको आज के वीडियो लेक्चर की तीनों विधियां, वजन द्वारा आहार सर्वेक्षण करना, मौखिक प्रश्नावली द्वारा आहार सर्वेक्षण करना और आधारीय अंक द्वारा किस प्रकार आहार सर्वेक्षण किया जाता है, समझ में आ गया।